नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नोटबंदी के बाद अघोषित आय पर टैक्स वसूलने के मकसद से आयकर कानून में संशोधन किया गया है। लोकसभा में पास किए गए इस बिल के मुताबिक 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हो जाने के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30% टैक्स, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज वसूला जाएगा। इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस का नाम दिया गया है। लोकसभा में शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बारे में प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को जो बड़ा ऐलान किया था, उसके बाद सरकार को आयकर कानून में संशोधन करना पड़ा, क्योंकि नोटबंदी के बावजूद कुछ लोग काले धन को सफ़ेद करने में लगे हुए हैं। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 8 नवंबर को 15 लाख करोड़ रुपए के नोट बंद किए गए थे, जिसके एवज में अभी तक बैंकों के पास करीब 8,11,000 करोड़ रुपए के नोट जमा हुए हैं, जबकि करीब 34,000 करोड़ रुपयों के नोट बदले गए हैं और सिर्फ 10% यानी 1.5 लाख करोड़ के नए नोट बाजार में आए हैं। नकदी न होने से अर्थव्यवस्था में भारी मंदी होने के साथ साथ आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि आयकर कानून में संशोधन और नई आम माफ़ी योजना के बाद आम जनता का संकट कम हो सकता है। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव रहे अजय दुआ, काले धन के गोरखधंधे के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री SK सरकार और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। अजय दुआ साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि आपको सरकार में रहने का एक लंबा अनुभव है। ये जो नोटबंदी हुई, नोटों को वापस लेने का ऐलान किया गया, उसके बाद अभी 20 दिन हुए होंगे कि सरकार को ये लगा कि साहब जो काले धन को ख़त्म करने के मकसद से ये योजना शुरू की गई थी वो नहीं ठीक ढंग से प्रभावी शायद हो पा रही है, इसलिए आयकर कानून में संशोधन किया गया। क्या लगता है आपको कि इस कदम से कुछ हालात बेहतर होंगे? अगर हमारा उद्देश्य ये जो टैक्स का नया प्रबंध किया गया है जी, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि इकोनॉमी में और नोट आए, कि जो नोटबंदी की गई है उसकी जगह जो नोट आने थे, उद्देश्य कुछ मेरे हिसाब से कुछ और है। उद्देश्य है कि लोग डिक्लेयर करें अपना जो काला धन है वो थोड़ा ज़्यादा, जो सामान्य वो टैक्स योजना तो जून से लेकर सितंबर तक बिल्कुल जी 65,000 करोड़ रुपए आए जी। अब उम्मीद है सरकार को, सरकार के अनुमान के अनुसार 3 से 4 लाख करोड़ रुपया काला धन इस योजना, ये नोटबंदी के बाद सरकार को लगता है कि लोगों के पास रह जाएगा। जो वापस 15 करोड़ में से जो वापस, तो ये उसको वापस लाने की कवायद है। ये उसका कवायद है जी, कि वो कैसे आ सके। और उसके जो रेट भी लगाए गए हैं, दर लगाए गए हैं, आप देख कि पहले 45% था, ये 50% के करीब है। वॉलंटरी अगर 73% हो रहा है सर। और दूसरा अगर नहीं डिक्लेयर किया तो 82%, जी, 73 भी नहीं, वो 82% है जी। तो ये वही है कि अगर आप 50% में लाते हैं तो आपको 32% बच जाते हैं। तो हो सकता है मेरे हिसाब से लोग कुछ बचाने के लिए शायद इसके, लेकिन लोग कह रहे हैं, करेक्ट कर दूं, आप जो 73% कह रहे हैं जी, एक्चुअली 73% नहीं है जी, 30% टैक्स है जी, 33% जो है ऑफ द टैक्स है, यानी कि मेरे वो पास जो है 30% टैक्स, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज ऑफ टैक्स का ऑफ टैक्स जी। जो, तो यानी कि आपका हो गया 30, 33% 10 और 10 50 और 25% जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा जी। तो अभी अगर आपने घोषित कर दिया, अगर अगर घोषित नहीं किया तब 82। नहीं, फिर 85 है, फिर 85 है सर, फिर 85 है। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। 60 पहले 60 का टैक्स ले, अगर मैं नहीं क्लियर करता हूं तो 60 का टैक्स है, 25% ऑफ टैक्स यानी कि 15% हो गया, तो 60 और 15 आपका हो गया 75 और 10% जो है पेनल्टी है, यानी कि 85% हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिपॉजिट अरुण करना। कुमार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो आयकर कानून में संशोधन किया गया है, हालांकि अभी इसे राज्यसभा से भी पारित होना और फिर राष्ट्रपति की मोहर लगनी है, लेकिन माना ही जा रहा है कि चूंकि ये मनी बिल की शक्ल में पास किया गया है लोकसभा से, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये कानून बन जाएगा और मेरे ख्याल में सरकार जिस जल्दी में है वो जल्दी लागू भी हो जाएगा। उससे ये जो एक्सरसाइज चल रही है 8 नवंबर से, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आयकर विभाग होता है वो देखता है कि आपने कितनी आय घोषित की, और वो आपको आय घोषित करनी है अगले साल अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर उसकी स्क्रूटनी होगी और पाया जाएगा कि
तो जैसे हुआ है, सुनने में आ रहा है कि बहुत लोगों ने कहा है कि हम अपने पिछले साल के टैक्स रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं और इस साल के टैक्स रिटर्न को भी हम जब फाइल करेंगे तो ये इनकम डिक्लेयर कर देंगे। अब उस समय स्क्रूटनी होगी तो पता लगेगा इसमें से कितना काला है, कितना सफ़ेद है, लोग क्या एविडेंस देंगे। दूसरी बात क्या है कि जो बिजनेसमैन हैं वो उनके पास बहुत तरीके होते हैं। जैसे उन्होंने स्टॉक दिखाया अगर, और स्टॉक को लिक्विडेट करके दिखा दिया कि ये तो हमारा स्टॉक सेल से है, तो वहाँ पे भी जो परेशानी आ जाती है। तो इस तरह से मेरा मानना है कि ये जो एक कदम है कि लोग को डराया जाए, डर में हो सकता है कि लोग कर दें, लेकिन बिजनेसमैन काफ़ी पके हुए होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पिछले दिनों वो सारे जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सोना खरीद रहा है, कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई लैंड खरीद रहा है, कुछ लोग अपने जो जनधन योजना अकाउंट है उनका इस्तेमाल करके अपना पैसा रिसाइकिल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने एडवांस में सैलरी दे दी अपने वर्कर्स को। तो लोगों ने बहुत बहुत तरीके निकाल लिए हैं। तो मेरा मानना है कि ये डराने के लिए है, लेकिन इससे शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि जैसे अजय दुआ जी ने कहा कि हो सकता है 3 लाख करोड़ रुपया है जो वापस ना आए, पर अगर ये रिसाइकिल कर लिया गया है तो हो सकता है 40-50 हज़ार करोड़ रुपए बचे जो वापस ना आए, और वो भी आरबीआई को एक्रू करेगा, उस इमीडिएटली सरकार को नहीं एक्रू करेगा। आरबीआई के जो एसेट हैं वहाँ पे जो उनकी लायबिलिटी उससे ज़्यादा होगा, और वो बाद में हो सकता है सरकार कहे कि वो हमें दे दें, पर वो बाद में की बात है, अभी की बात नहीं है। जी, एसके सरकार साहब, आपको क्या उम्मीद है कि इस नई योजना से चाहे जितना प्रतिशत हम कह लें, लेकिन आखिरकार लोग ये कह रहे हैं कि साहब जिसको इतना पैसा देना पड़ेगा तो वो किसी काले बाज़ार में जाकर के कम कमीशन पे, आज कहा जा रहा है कि 100 का 30, तो वही क्यों ना करना पसंद करें, क्योंकि 85% देने से तो बेहतर है कि उसको वहाँ बाज़ार में ज़्यादा बेहतर रकम मिल जाएगी। अगर आप मेरे को इजाज़त दें तो मैं एक पहले जनरल कमेंट करना चाहूँगा, उसके बाद आपके सवाल पे आता हूँ। वेल्थ जो धन होता है भारतवासियों के लिए ये एक बहुत अहम चीज़ है। ये इसका एक बड़ा गहरा सा लगाव है। इसके दो मोटे तौर से इसके दो कारण हैं। एक तो है रिलीजियस, क्योंकि लक्ष्मी को जो है मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, इसका जो है ऊपर वाले के साथ एक संबंध है। अब अगर आप इकोनॉमिक एंगल अगर देखेंगे तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो है बहुत लो है, और दूसरी बात जो है कि सोशल सिक्योरिटी हमारे देश में बहुत लिमिटेड है, और स्पेशली बिजनेसमैन के लिए अगर वो कल मतलब खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ बेड रिडन हो जाता है तो उसके पास जो है मेडिकल ट्रीटमेंट और इस सब के लिए दिक्कतें आ जाती हैं। ये तो मैंने जनरल कमेंट किया। अब मैं आपके पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे को इजाज़त दें, कि जब भी संक्षेप में, जी हाँ, बहुत ही संक्षेप में बोलूँगा कि आप जब एक कठोर डिसीजन लेते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो गवर्नमेंट की वीकनेस जो है सामने आ जाती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि एक डर भय जो मेरे अंदर होता है वो कम होता जा रहा है। अगर जो 8 तारीख को जो भय था, वो अगर आप पूरे पॉपुलेशन को देखेंगे तो थोड़ा सा भय उसमें कम होता जा रहा है। आप इस पे मैं उदाहरण ये देता हूँ कि शुरू में हमें ये कहा गया था कि पहले तो आप दीजिए 33% टैक्स और उसके ऊपर 200% आप पेनल्टी दीजिए, यानी कि ऑलमोस्ट 100%। आप जितना भी पैसा मैं डाल रहा हूँ, अगर मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ, 100 रुपये मैं सरकार को दे दूँ। उसको आपने अब मॉडिफाई किया। अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे 50% दे दीजिए, जिसमें से 25% तो और साथ में 25% दे दीजिए जो 4 साल के लिए मेरे पास रहेंगे। आप साहब उस पैसे का क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आपने कहा कि मैं इसको गरीब के लिए करूँगा, मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाऊंगा, इरिगेशन में लगाऊंगा, फलाना। मैं आपको ब्याज नहीं दूंगा इसमें। मेरा सवाल ये है कि ऐसा कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो 4 साल में रिटर्न दे देता है? आपको कल पैसे वापस करने हैं इनके 4 साल के बाद, तो आप शायद वापस नहीं कर पाएंगे। उससे आपका इन्फ्लेशन में तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ये संशोधन किया गया इससे कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलने वाला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। इसका एक और पॉइंट मैं कहूँगा कि दैट जो है इसमें जो है आप जो है ना एक्चुअली जो टैक्स जो डिक्लेयर करने वाला है, आप उसके फ़ायदे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है इसमें इनडायरेक्ट टैक्स का भी एक एलिमेंट है, सर्विस टैक्स हो गया, वो सब हो गए। अगर आप सारे जोड़ेंगे तो वो 48% के करीब आ ही जाता है। मैं आता हूँ आपके पास में। हरवीर जी, आपको क्या लगता है कि इस नए संशोधन से आयकर कानून में जो किया गया है, जो जिस मकसद से किया जा रहा है, जो वित्त मंत्री ने कहा है कि साहब प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी उसको और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि लोग अभी भी काले धन को सफ़ेद करने में लगे हुए हैं, शायद उस पर कुछ अंकुश लग सकेगा, कुछ रोक लग सकेगी? असल में देखिए, जो शुरुआत हुई थी 8 तारीख से,
उसके बाद जो कल विधेयक पास हुआ है लोकसभा में, यहाँ तक आते आते आपने जो डिमोनेटाइजेशन की बात की थी वो आपका इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में तब्दील हो गया। इस बीच आपने 25-30 अमेंडमेंट किए हैं, रोज़ाना एक नई चीज़ आप लेकर के आ रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये लोगों को लगातार, ऐसे लोगों को जिनके पास इस तरह की ब्लैक मनी थी, जिनके पास लेजिटिमेट पैसा नहीं था, वो अलग तरीके से उन्होंने रखा था, उनको डराने की लगातार कोशिश की गई। लेकिन जब बाज़ार में ओपन रेट आ गए 40%, 30%, 25%, ये जब लगने लगा तो ये होता गया है कि जब एक अधिकारी से मैंने पूछा भी था कि अभी आपने ये किया है, कल आप कुछ और कर रहे हैं, तो कहते हैं साहब ये तो अनुभव से सीखने की भी तो बात होती है, कुछ पता ही नहीं रहता कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली अनुभव से सीखते सीखते, और अब मैं आपको बताऊं कि ये तो बहुत अच्छा है जो आप अगले एक हफ्ते के बाद ही मीडिया एडवाइस करने लगा था कि यार इसको एक्सटेंड कर दो, एक आईडीएस बना दो इसको, और इवन काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स भी कहने लगे थे। तो सरकार ने कम से कम एक अच्छी बात की कि जो सुझाव आ रहे थे वो सुझाव समाहित करके एक विधेयक जो इन्होंने फाइनेंस बिल का सेकेंड अमेंडमेंट लेके आए उसमें तब्दील कर दिया है। अब उसमें अरुण जी ने बताया ये कि इसमें से आएगा क्या, बचेगा क्या और किस तरीके से उसका सदुपयोग होगा, जो कि दर्जन भर चीज़ें उसमें बताई दी गई हैं। इसमें स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, इरिगेशन से लेकर, और एक नई स्कीम आ गई है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो बेसिकली जो डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ था वो आकर के रुकता है गरीबी हटाओ के नारे पर। तो ये जो गड़बड़ हुआ इस बीच, और उससे जो इनकन्वीनियंस जो उन गरीबों और बाकी लोगों को भी देश में हो रही है, खास तौर से जो रूरल इंडिया में, वो चीज़ें अभी देखने को मिलेगी, उसका इम्पैक्ट क्या है। लेकिन ये बात है कि जो डर पैदा, क्योंकि लगातार विज्ञापन भी आ रहे थे कि आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी, आपको जेल हो जाएगी, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो गलत काम में लगे हुए थे वो शायद घबराए नहीं। ठीक, इसलिए ये करना पड़ा। जी, मैं दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अल्फाज जिसका इस्तेमाल किया गया वो इनकम है, और उसमें ये कहा गया कोई खर्चे अलाउड नहीं होंगे। इनकम की डेफिनेशन विदाउट एक्सपेंसेस कभी हो ही नहीं सकता है, ये लिटिगेशन का पॉइंट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अनडिस्क्लोज्ड इनकम की बात कर रहे हैं। इनकम जो है मेरा वेरी कर सकता है, मेरी अगर पिछले साल ईयर 1 में अगर मेरी 100 रुपये की इनकम है तो अगले साल मेरी 50,000 भी हो सकती है। तो इसलिए वो अनडिस्क्लोज इनकम में भी बहुत लिटिगेशन होने के चांसेस हैं। ठीक, अजय दुआ साहब, जो आंकड़े आ रहे हैं रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब 8,44,000 करोड़ जो है वो वापस आ गया बैंकों में। कहा जा रहा था कि 14 लाख करोड़, लेकिन शायद अब 16 लाख करोड़ की बात हो रही है कि वो इतना पैसा विड्रॉ हुआ है। इसे कितनी कामयाबी माना जाए? और दूसरा ये कि क्या 31 दिसंबर तक हम उम्मीद करें कि ये पहुंच जाएगा 75% के आसपास? अगर हम पिछले अनुभव को देखें जी, 1978 में भी नोटबंदी हुई थी और 1946 में भी। जी, 1946 में तो इकॉनमी बहुत छोटी थी, कुछ 70 करोड़ डिमोनेटाइज हुआ, 10 करोड़ वापस नहीं तो आया। हम आज़ाद भी नहीं हुए थे तब। जी, और पिछली 1978 में 5,000 और 10,000 के नोट किए गए थे और वो 0.2% ऑफ द जीडीपी के बराबर थे। उसमें से 25% वापस नहीं लोग लाए थे। बड़ी करेंसी थी तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा काला धन प्रोपोर्शन में था उस टाइम, इसलिए वापस नहीं आया। अब जो नोट हैं 500 और 1000 वाले हैं, वो 5,000 और 10,000 जैसे नहीं हैं, और इनका वैल्यू 1978 की तुलना में 50 रुपये होगा और 100 रुपये के बराबर हो गया होगा 500 उस टाइम के। तो मुझे लगता है ये 25% तो नहीं होगा जो नहीं आएगा, यानी 75% तक आ सकता है। नहीं 75 से ज़्यादा ही आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ जी। इस बारी पैसा जो बैंक्स में वापस आ जाएगा सिस्टम में 80 से 85% तक जा सकता है। और मैं उसका कारण एक और चीज़ कहना चाहता हूँ जी। हम 2 दिन पहले 8.5 लाख करोड़ थे जी, आज जरूर 9 सवा 9 हो गए हैं। 1 महीना पूरा और है, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा भय डालने के लिए ये इनकम टैक्स योजना में जो अभी चर्चा कर रहे थे वो डाला है। एक उसमें हमें थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि जो बाज़ार में बात की जा रही है 30% 40% पे कर रहे हैं, वो ज़रूर नया करेंसी नोट दे देंगे, पर वो भी काला धन ही रहेगा कि उसको छुपाने के लिए लोगों को उपाय ढूंढने पड़ेंगे, तो वो चलता रहेगा साइकिल। तो इसलिए ये जो योजना है हो सकता है
इसके नीचे, सरकार की योजना के नीचे कुछ पैसा उधर लोग डिक्लेयर करके दे डालें। अरुण कुमार जी, आपको क्या लग रहा है कि जैसा कह रहे हैं अजय दुआ साहब के 75% कर लेते हैं, अगर 75% ही हो जाता तो बड़ी कामयाबी होगी? जी हाँ, नहीं, मेरा मानना है कि इतना नहीं। देखिए, जो कहा जाता है कि 14.5 लाख करोड़ रुपया हो सकता है 1000 और 500 रुपये के नोट हों, तो उसमें से मेरा मानना है कि 60% तो बिजनेस के पास होगा, वर्किंग कैपिटल है ना, वो सर्कुलेट होता रहता है। और अभी भी जैसे कि कई हैं, जैसे पेट्रोल कंपनी हैं, बाकी हैं, वहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, वो पैसा बाद में आएगा, तो पैसा काफ़ी आएगा। फिर जो हाउस होल्ड्स हैं, उनके जो वाइट मनी होता है, वो जो सर्कुलेशन में है, वो मेरे ख्याल में 3-4 लाख करोड़ रुपया होगा। जो ब्लैक का होगा वो शायद 2 से 3 लाख करोड़ रुपया होगा। अगर ये 2 से 3 लाख करोड़ रुपया भी लोग घुमा रहे हैं, जो कि पिछले 1 महीने से खबर आ रही है, जनधन योजना में 30-40 हज़ार करोड़ रुपया आ गया, और जगह पे जो डिपॉजिट हो रहा है, मैंने सुना करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। तो अगर इस तरह से हुआ तो ज़्यादा 40-50 हज़ार करोड़ रुपया नहीं आएगा। तो मेरा मानना है कि शायद 95 से 97% तक वापस आ जाएगा। 2-3% शायद ना आए, और वो 2-3% जो ना आए उसमें हो सकता है सॉइल नोट्स हो, उसमें हो सकता है वो मनी विद द बैंकिंग सिस्टम हो, वो कहीं दबा हुआ हो, तो ऐसा नहीं कि वो काला होगा। तो फिर आप इस सरकार की नीति के क्यों खिलाफ हैं? नहीं, देखिए, सरकार की नीति के खिलाफ होने का ये है कि इससे काला धन तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो धन है इससे इनकम जनरेशन नहीं स्टॉप हो रहा। अगर आप मतलब चोर बाजारी कर रहे हैं, आप अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, ड्रग का जब वो आप गलत ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो धंधा चलता रहेगा, तो ब्लैक इकॉनमी तो चलती रहेगी और आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा नहीं। और इसका वाइट इकॉनमी पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ रहा है, क्योंकि ये इस तरह से कि अगर आपने किसी के शरीर से 85% खून निकाल लिया और धीरे धीरे 5-10% डालना शुरू किया, तो वो तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो जो पैसा होता है वो संचार के लिए होता है। तो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, ज़बरदस्त धक्का लग रहा है, फार्मिंग पे धक्का लग रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे धक्का लग रहा है, तो इसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत गड़बड़ है। सरकार साहब, आप कितना सहमत हैं प्रोफेसर अरुण कुमार से? देखिए, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब पैसे निकल रहे हैं, क्योंकि ये एक वन साइडेड हो गया, पुराने नोट जो हैं वो जमा हो रहे हैं और नए नोट जो हैं वो आप वहाँ से आपको बैंकों से मिल रहा है, तो नेचुरली वो जो फ्लो है, वो पूरा फ्लो जो है डिस्टर्ब हो गया है उससे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो है, हमारा देश जो है एक कैश इकोनॉमी है, तो कैश पे हम बहुत डिपेंडेंट हैं। उसको जो है आप बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आज की तारीख में जो सबसे बड़े मेरे को जो डर है वो ये है कि अब फाइनेंशियल इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी। जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि स्टॉक को मैं दिखा दूंगा कि मेरा डाइल्यूट हो गया, इस तरह से मैं ये भी दिखा सकता हूँ मेरे बैड डेट्स जो है वो रिकवर हो गए। इस तरह से मैं और भी कई चीज़ें जो हैं मैं जो है ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, और मेरा देश इतना विशाल है कि आपको मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। मैंने शुरू में यही कहा था कि देखिए, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा, आप प्लीज़ जो है ऐसे टफ डिसीजंस लेने में आप जो है कामयाब नहीं हो सकते। ठीक, हरवीर जी, आपको क्या उम्मीद लग रही है कि अगर जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार साहब कह रहे हो, ये तो अथॉरिटी है काले धन पे, इन्होंने किताबें लिखी हैं और इनकी बड़ी रिसर्च है कि अगर ये 97% के वापस आने की बात कर रहे हैं तो इससे तो सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं और वो कन्फ्यूज़न बढ़ाए भी गए हैं। एक तो ये कि सब जो धारणा बन रही है कि ब्लैक मनी आ जाएगी, उसके से बहुत पैसा सरकार के पास आएगा, सरकार के डेफिसिट खत्म हो जाएंगे, या आरबीआई स्पेशल डिविडेंड दे देगा और उससे हम बहुत सारा, कुछ लोगों ने तो ये भी सलाह दे दी कि जो जनधन अकाउंट है सबके खातों में पैसा जमा कर देंगे। तो अलग अलग किस्म के कम से कम इंटरेस्ट रेट तो कम हो ही जाएंगे। ठीक है। दूसरे क्या है कि देखिए, और जो वास्तविकता है वो यही है कि तमाम सारा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हाल्ट होता जा रहा है, क्योंकि इन्वेंट्रीज खड़ी हो रही हैं और बहुत सारा लेबर आपका अनएम्प्लॉयड हो गया है। ख़ास तौर से जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है, एग्रीकल्चर पे झटका लगा है। और जब अब ये तमाम सारे जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैक्सिमम पैसा आपका वापस आ जाएगा। और ये आरबीआई हर रोज़, जैसे 2 दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन आया कि जो पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा है नई करेंसी में भी, जिसको लेजिटिमेट टेंडर कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर आप लेजिटिमेट टेंडर में जमा कराओगे पैसा तो आपके लिए जो विड्रॉल की अभी जो लिमिट है वो लागू नहीं होगी, और जितना आप जमा कराएंगे उतना निकाल सकेंगे उसके साथ। लेकिन कहते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी, और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी का हाल आप देख ही रहे हैं कि बैंकों में एक वीक में 2 बार या 3 बार पैसा पहुंच रहा है, आधे से ज़्यादा आपके एटीएम में पैसा नहीं है। तो अब ये एक सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है कि जो आपके पास लेजिटिमेट करेंसी अवेलेबल है वो भी जाकर के वापस सर्कुलेशन में नहीं आ रही है। लोग डर के अपने पास रख ले रहे हैं कि भाई बाद में खुले पैसे होंगे नहीं होंगे,
इस पूरे महीने का इंतजाम पहले ही कर लो, तो उसने एक अजीब टेंडेंसी जो करेंसी को अपने पास होल्ड करने की टेंडेंसी है बिजनेस में भी और इंडिविजुअल्स में भी, वो खड़ी कर दी है। वो मेरे ख्याल से और एक बड़ा नुकसान लेकर के आएगी। जी सरकार साहब कुछ क्या हाँ, मैं ये कह रहा था, ब्याज दर की बात हो रही थी। अब आपने देखा होगा कि अभी जो है इंक्रीमेंटल सीआरआर पे 100% इन्होंने लगा दिया है 16 ये सितंबर से लेके 11 नवंबर तक। तो उससे जो है इंटरेस्ट रेट में जो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है वो भी नहीं होने वाला है। दूसरी बात है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कुछ ज़्यादा ही गिर गया तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन मनी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। उससे जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो नहीं हो पाएगा। जो सीआरआर कैश रिजर्व रेशो की बात की जा रही है जी, वो बढ़ाने का मेन उद्देश्य तो यही था कि लोग जहाँ पे ज़्यादा ब्याज मिलता है, ज़्यादा रिटर्न आता है, उसमें ना इन्वेस्ट करें। वो ज़्यादा रिटर्न आ रहा था, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी, तो वो रोकने के लिए कि बैंक से, इकोनॉमी से जो सरकार ने ले लिए 3.5 लाख या 4 लाख करोड़ आरसीआरआर में उनको लेने 3.5 पड़े। लाख करोड़। जी वो तो ले लिए, उसके बाद भी चालू रहेगा। जी। तो मेरा कहना है कि शायद ये भी ठीक स्टेप कदम था कि कैसे इकोनॉमी का जो पैसा है वो बाहर के चीज़ों में ना लग जाए, यहीं रहे, उससे इसका असर हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, और लेकिन ये भी स्टेप साहब मैं ये कहना चाहता हूँ जी। 9 दिसंबर तक के लिए, 9 दिसंबर को रिजर्व बैंक की पॉलिसी रिव्यू कमेटी है, हो सकता है कि उससे रिवाइज कर दिया जाए। और ये भी हो सकता है कि 9 तारीख को सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक 0.5% 50 बेसिस पॉइंट शायद पॉलिसी रेट्स कम करेगा। वो कम करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बैंक्स का कम हो जाएगा। अब प्रश्न ये आ रहा है हमारे पास, नहीं, पर कई दफा वो ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। वही आ रहा था जी कि बैंक्स ये रेट को कस्टमर को पास ऑन करेंगे कि नहीं। अगर लिक्विडिटी रहती है बैंक्स के पास तो जरूर पास ऑन करेंगे। जी अरुण जी, आप मैं ये कहना चाह रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप से नहीं डिसाइड करता है कितना इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा। डिमांड कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आज जब आपने देखा कि ये इसके जो 8 नवंबर का था, उसके पहले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री की 75% थी और अब मुझे लगता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उससे बहुत ज़्यादा गिर गई है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट होना संभव नहीं है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे 1% भी गिरा दें तो भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपने देखा यूरोप में, जापान में, अमेरिका में करीब 0 इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं हो रहा, क्योंकि अनसर्टेनिटी की स्थिति है। आज की जो अनसर्टेनिटी की स्थिति है उसमें इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं होगा और इसका असर ये होगा लॉन्ग टर्म। अगर आपकी ये सिचुएशन लिक्विडिटी क्राइसिस और 15-20 दिन चल गई तो आपके इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में जो इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है और इन्वेस्टमेंट है, इन तीनों पे असर पड़ेगा। तो ये जो शॉर्टेज है कैश की, अगर ये जैसे लग रहा है अभी कि कितनी प्रिंटिंग कैपेसिटी है वगैरह, जी मैं उसी पे आने वाला था कि आपसे बात हो रही थी। आपके हिसाब से तो अभी 8 महीने से 11 महीने का वक्त चाहिए जो करेंसी दरकार है। नहीं साहब, ये तो बहुत अब 2 किस्म की जगह जी। एक रिजर्व बैंक की 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं जी, और दूसरी भारत सरकार। अरुण जी को भी सुन लें उनकी क्या रहा है। जी मेरा मानना है कि जो इस समय करेंसी प्रिंट करना होगा तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने कहा 108 दिन लगेगा, सरकार ने उससे कम कहा, लेकिन ये तब होगा जबकि अगर पेपर की शॉर्टेज नहीं है और इंक की शॉर्टेज नहीं है। इंक की शॉर्टेज है क्योंकि अभी 6 दिन पहले जो इंक का टेंडर फ्लोट किया गया है कि इंक मंगवानी है, उसी तरह पेपर भी जो बाहर से आएगा। तो मेरा मानना है कि ये चलेगा। दूसरी बात है होर्डिंग हो रही है, जैसे कि हरवीर जी ने कहा कि लोग पैसे को दबा के बैठ गए हैं और आपको छोटी करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इन दोनों को अगर मिला लें तो मेरा मानना है कि 8-10 महीने तक शॉर्टेज चलती है। हरवीर जी बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी के, क्या ये जो करेंसी की शॉर्टेज है और इसको अभी कितना टाइम लगेगा, 8-10 महीने या कम? देखिए 5-6 महीने तो लगेगा और ये तो फिस्कल ईयर आपका गया। और दूसरे एक बड़ी बात जो हम लोग इसमें थोड़ा छोड़ गए हैं, क्योंकि अभी जो बहुत सारे इस बार बड़े चेंजेस हैं आपके इकोनॉमी में जी। अभी सरकार कहती है कि 1 फरवरी को बजट लाएंगे, आपका प्लान नॉन प्लान सब चेंज हो रहा है, रेल बजट मर्ज हो रहा है, तो इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस एक साथ गड़बड़ हो रहे हैं और उसके साथ ये एक बड़ा जो डिसरप्शन है, तो ये मेरे ख्याल से एक कहीं ना कहीं एक बड़ा एक शिफ्ट इकोनॉमी में ला सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर जी, एसके सरकार साहब, प्रोफेसर अरुण कुमार और अजय दुआ साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी हमें ये देखना होगा, लगभग 6 महीने तो लगने ही लगने हैं, ऐसा हमारे मेहमानों का मानना है कि इस हालात को जो वजह इस वक्त चल रहे हैं, जो क्रैश क्रंच हो रहा है, उसको सामान्य होने में, और इस बीच सरकार ने जो नया संशोधन किया है आयकर कानून में, उससे काले धन पे कितना असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।